नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आईटीआई टर्नर सेकेंड ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों डीजीटी के द्वारा जारी किया गया जो सेट नंबर 1 है, उसी का दोस्तों ये ऑफिशियल पीडीएफ है। ठीक है, जो आप लोगों का सीबीटी एग्जाम होगा वो 150 नंबर का पेपर होगा और उसमें आपके टोटल 75 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे और इसमें किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों ट्रेड थ्योरी का प्रश्न आ जाता है, जो कि आपको 38 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ट्रेड थ्योरी का जो पहला प्रश्न है, यहाँ पर कहा गया है कि बेलनाकार अंग यानी कि कंपोनेंट के किनारों पर बने त्रिज्या की जांच के लिए उपयोग किया जाने वाला गेज का नाम क्या है। तो बेलनाकार अंग के किनारों पर बने त्रिज्या की जाँच करने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो गेज होता है, यह गेज होता है दोस्तों आपका रेडियस गेज। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेडियस गेज। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर का प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि प्लंजर प्रकार के डायल टेस्ट इंडिकेटर में एक्स द्वारा चिन्हित किए गए भाग का नाम क्या है। तो देखिए प्लंजर प्रकार के डायल टेस्ट इंडिकेटर में एक्स द्वारा जो चिन्हित भाग होता है, यह दोस्तों आपका रहता है यहाँ पर स्टेम। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, ये जो एक्स भाग है ये आपका दोस्तों स्टेम कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए तीसरा प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में एक्स द्वारा चिन्हित किए गए भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको दिखाया गया है एक्स भाग, ये आपका एनविल है। ठीक है, एनविल है, यहाँ पर देखिए दिखाया गया है ये। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है कि लीवर प्रकार डायल टेस्ट इंडिकेटर में एक्स द्वारा चिन्हित किए गए भाग का नाम क्या है। यहाँ पर जो एक्स पार्ट दोस्तों ये दिखाया गया है, ये आपका स्टाइलस है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, स्टाइलस। देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर के स्टैंड का नाम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको स्टैंड दिखाया गया है, ये आपका मैग्नेटिक स्टैंड विथ यूनिवर्सल क्लैंप का है। तो मैग्नेटिक स्टैंड विथ यूनिवर्सल क्लैंप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है यह किस प्रकार का जिग है। तो दोस्तों ये जो आपको जिग दिखाया गया है, यह आपका जिग कहलाता है दोस्तों आपका बॉक्स जिग। ठीक है, दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉक्स जिग। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 7वें नंबर क्वेश्चन है कि जिग का नाम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको जिग का नाम दिखाया गया है, यहाँ पर जिग का नाम यह आपका दोस्तों कहलाता है टूनियन जिग। ट्रूनियन जिग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका ट्रूनियन जिग है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि यह किस प्रकार का जिग है। तो चित्र में ये जो आपको जिग दिखाया गया है, यह जिग है दोस्तों आपका प्लेट जिग। तो प्लेट जिग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए जो 9वां क्वेश्चन है, इस युक्ति का नाम क्या है। ठीक है, युक्ति का नाम बताना है। तो ये जो दोस्तों है युक्ति, यह आपका कहलाता है आपका मिलिंग फिक्सचर। तो मिलिंग फिक्सचर ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है कौन से कटिंग टूल में सबसे अधिक काटने की क्षमता होती है। तो देखिए जिस कटिंग टूल में सबसे अधिक काटने की क्षमता होती है वह आपका कार्बाइड टूल होता है। यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है सबसे सस्ता उपकरण सामग्री कौन सा है। तो देखिए जो सबसे सस्ता उपकरण सामग्री है ये आपका हाई कार्बन स्टील है। तो हाई कार्बन स्टील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन इनमें से कौन सा आधात्विक टूल मटेरियल है। तो देखिए जो आधात्विक टूल मटेरियल है वह आपका डायमंड है। तो डायमंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया इनमें से लौह टूल सामग्री का मुख्य घटक कौन सा है। तो देखिए जो लौह टूल सामग्री का मुख्य घटक है वह है दोस्तों आपका आयरन यानी कि लोहा। अब देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है कौन से लौह टूल सामग्री का उदाहरण है। तो देखिए लौह टूल सामग्री का जो उदाहरण है वह आपका हाई कार्बन स्टील। तो हाई कार्बन स्टील उच्च कार्बन इस्पात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है इनमें से टूल के जीवन को व्यक्त करने वाला सूत्र कौन सा है। देखिए टूल के जीवन को व्यक्त करने वाला जो सूत्र होता है वो है आपका दोस्तों वीटी का पावर यानी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि सी रहता है। 14 यहाँ पर देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कास्ट आयरन की मशीनिंग करने हेतु सीमेंटेड कार्बाइड टिप की टूल के जीवन का सूचकांक का मूल्य क्या है। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो रहता है ये रहता है आपका 0.10। 17 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च क्रोमियम डाई स्टील की टर्निंग करने के लिए सीमेंटेड कार्बाइड टूल के जीवन का सूचकांक क्या है।
तो ये इसका जो सूचकांक है वह 0.15 का है। अब इसके बाद दोस्तों 18 नंबर का क्वेश्चन है, यक्स के रूप में चिन्हित शब्द क्या है। तो देखिए यहाँ पर यक्स के रूप में जो चिन्हित शब्द है दोस्तों, यह आपका कहलाता है यहाँ पर कि डायमीटर ओवर रोलर एट द स्मॉलर एंड, छोटे अंत पर रोलर का व्यास। 19 नंबर क्वेश्चन है, यक्स के रूप में चिन्हित शब्द क्या है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों ये जो यक्स पार्ट दिखाया गया है, यह यक्स पार्ट आपका हाइट ऑफ स्लिप गेज कहलाता है, स्लिप गेज की ऊंचाई कहलाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है कि यक्स से चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है। तो ये जो यक्स से चिन्हित भाग है ये आपका कहलाता है बड़े अंत में रोलर का व्यास, तो डायमीटर ओवर रोलर एट बिग एंड। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन के टेपर माप में सूत्र D = y-2 यस प्लस आर में अक्षर y का क्या अर्थ है। तो अक्षर y जो रहता है यह छोटे सिरे पर रोलर का व्यास होता है। अब यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन के टेपर माप में समीकरण D = y-2 इंटू यस प्लस आर में यस अक्षर का क्या अर्थ है। तो यस अक्षर का जो अर्थ होता है ये रहता है कि रोलर के सेंटर से घटक के सिरे तक की दूरी। टेपर किए गए पुर्जे के कोण को मापने के लिए कितने परिशुद्ध रोलर की आवश्यकता होती है। तो देखिए टेपर किए गए पुर्जे के कोण को मापने के लिए जितने परिशुद्ध रोलर की आवश्यकता होती है वो रहता है यहाँ पर 2। तो इसका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन की कटिंग स्पीड को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए कटिंग स्पीड को प्रदर्शित करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग मीटर पर मिनट में इस कटिंग स्पीड को व्यक्त करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि जाप के किनारे की त्रिज्या को मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जाप के किनारे की त्रिज्या को मापने के लिए जो हम लोग गेज यूज करते हैं वो रहता है दोस्तों हम लोगों का रेडियस गेज। तो रेडियस गेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन की फ्रॉम टर्निंग करने के लिए फॉलोवर स्टेडी रेस्ट को कहाँ लगाते हैं। तो देखिए फ्रॉम टर्निंग करने के लिए फॉलोवर स्टेडी रेस्ट को जो लगाते हैं यह हम लोग लगाते हैं क्रॉस स्लाइड पर। तो क्रॉस स्लाइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन के प्रत्येक चक्कर के लिए कार के साथ टूल द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है। तो देखिए प्रत्येक चक्कर के लिए कार के साथ टूल द्वारा तय की गई जो दूरी होती है ये आपका स्पीड कहलाता है, सॉरी यहाँ पर फीड। प्रत्येक चक्कर के लिए कार के साथ टूल जब करेगा तो दोस्तों यहाँ पर आपका फीड होगा। ठीक है। 27 का दूसरा करेक्ट आंसर हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन का आ गया कौन सा टर्निंग संक्रिया है। तो ये जो आपको टर्निंग प्रोसेस दिखाया गया है यह टर्निंग प्रोसेस आपका दोस्तों कहलाता है फॉर्म टर्निंग। ठीक है। तो फॉर्म टर्निंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया कि फॉर्म टर्निंग उत्पन्न करने के लिए फॉलोवर कहाँ फिक्स किया जाता है। तो फॉर्म टर्निंग उत्पन्न करने के लिए जो फॉलोवर होता है यह दोस्तों लगाया जाता है अवतल और उत्तल प्रोफाइल बनाने के लिए। ठीक है। 29 के यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोफाइल के रूप को जांचने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है। ठीक है। तो प्रोफाइल के रूप को जांचने के लिए जो प्रयुक्त उपकरण होता है दोस्तों वो रहता है यहाँ पर आपका टेम्पलेट, यानी कि नमूना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन कि बड़े पैमाने पर उत्पादन गतिविधियों में किस प्रकार का टूल सतह का निर्माण करने के लिए उपयुक्त है। तो बड़े पैमानों पर उत्पादन गतिविधियों में जिस प्रकार का टूल सतह का निर्माण करने के लिए उपयुक्त है वो रहता है यहाँ पर कार्बाइड टिप टूल द्वारा। तो कार्बाइड टिप टूल द्वारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि फ्री हैंड फार्म टर्निंग में क्या कारक महत्वपूर्ण है। तो देखिए फ्री हैंड फार्म टर्निंग में जो कारक महत्वपूर्ण होता है वो रहता है दोस्तों आपका स्किल्ड लेबर। ठीक है। 32 का दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है यह कौन सी संक्रिया है। तो देखिए दोस्तों ये जो आपको संक्रिया दिखाई गई है यह आपका दोस्तों कहलाता है यहाँ पर चेकिंग ऑफ पैरेललिज्म, समांतरता की जांच यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन पतले और मुलायम भागों को पकड़ने के लिए किस प्रकार के जिग का उपयोग किया जाता है। तो देखिए पतले और मुलायम भागों को पकड़ने के लिए जो हम लोग जिग यूज करते हैं वह हमारा सैंडविच जिग होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कौन सी युक्ति जो जाप को पकड़ता है, स्थिर करता है और टूल का मार्गदर्शन भी करता है। तो वह रहता है दोस्तों हम लोगों का जिग। ठीक है। 35 का पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा जिग। 36 नंबर क्वेश्चन है कटिंग टूल से संबंधित सूत्र है। तो V इक्वल टू वही VT का पावर N इक्वल टू C वाला वही जो है। ठीक है। क्या है कटिंग टूल से संबंधित यह सूत्र क्या है। V इक्वल टू C/T का पावर N, ये है आपका दोस्तों यहाँ पर
कि टूल का जीवन लाइफ की गणना करने का सूत्र है, तो कैलकुलेटिंग टूल लाइफ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट टेपर माप में सूत्र का क्या प्रयोग है, तो देखिए टेपर में सूत्र tan थीटा इक्वल टू x माइनस वाई बाई 2h, ये जो रहता है दोस्तों आपको टेपर एंगल को ज्ञात करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन है कि स्पिंडल के चक्कर प्रति मिनट आरपीएम की गणना करने के लिए जब कीजिए जबकि कटिंग गति भी इक्वल टू है यहाँ पर 120 मीटर पर मिनट और जब का बेस्ट डी इक्वल टू 50 mm दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आएगा वो आएगा दोस्तों 764 आरपीएम। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का प्रश्न आ चुका है, जो कि 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है, तो देखिए किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की जो दिशा होती है वो आपका अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट वस्तु के सामने होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा बल सीधे सतहों से संपर्क के बीच सामान्य प्रतिक्रिया के लिए अनुपातिक है, तो देखिए जो बल सीधे सतहों से संपर्क के बीच सामान्य प्रतिक्रिया के लिए अनुपातिक है वह दोस्तों आपका फ्रिक्शनल फोर्स घर्षण बल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन है, यदि वाहन सड़कों पर चलने में सक्षम है तो पहियों और सड़कों के बीच कौन सा कार्य करता है, तो ये जो कार्य करता है दोस्तों आपका फ्रिक्शन यानी कि घर्षण कार्य करता है। ठीक है, घर्षण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ होता है, देखिए वृत्त का जो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है यह इसके सेंटर में स्थित होता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर, एक गोले का गुरुत्व केंद्र क्या है, देखिए गोले का जो गुरुत्व केंद्र होता है दोस्तों यह इसके सेंटर में स्थित होता है। 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, कौन से ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार से स्थित है और इसकी ऊंचाई 1/3 है, तो यह है दोस्तों आपका ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि लाक नट या चेक नट को किस पर चैम्फर किया जाता है, तो कि लाक नट या चेक नट को जो हम लोग चैम्फर करते हैं या चैम्फर करते हैं दोस्तों हम लोग दोनों तरफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है रिवेट आमतौर पर किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, तो यह किया जाता है नॉमिनल डायमीटर के द्वारा। 46 का तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, रिवेट का भाग नहीं है, तो देखिए रिवेट में आपका क्या क्या होता है वो मैं आपको बता दूं, तो देखिए आपका हेड होता है, बिल्कुल सही है, सैंक भी होता है और यहाँ पर टेल होता है। ठीक है, जबकि पॉइंट नहीं होता है, तो पॉइंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीट्रिक थ्रेड का एंगल क्या है, तो देखिए जो मीट्रिक थ्रेड का एंगल होता है वो रहता है आपका 60 डिग्री। ठीक है, अब अगला प्रश्न है यहाँ पर 49 नंबर का, कि दिए गए सामान्य प्रयोजन के लिए रिवेट है, तो ये सब इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रश्न है, तो ये सब है दोस्तों 49 नंबर का प्रश्न का इसका जो रिवेट हेड है ये आपका रिवेट हेड कहलाता है यहाँ पर दोस्तों काउंटर संक रिवेट हेड। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 50 नंबर का है, दिखाए गए बॉयलर एप्लीकेशन के लिए हेड है, तो यहाँ पर दिखाया गया बॉयलर के लिए जो आप हेड है ये आपको कहलाता है दोस्तों यहाँ पर स्टीपल। ठीक है, अब अगला प्रश्न है यहाँ पर 25 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। यहाँ पर पहला प्रश्न करें, नौकरी पाने के लिए सबसे ज़रूरी स्किल कौन सी है, तो देखिए नौकरी पाने के लिए सबसे ज़रूरी जो स्किल होता है वह आपका इंटरव्यू स्किल होता है। ठीक है, दूसरा है कि नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए आपकी पहली तैयारी क्या होना चाहिए, तो नौकरी के आवेदन करने के लिए जो पहली तैयारी होना चाहिए कि प्रिपेयरिंग रिज्यूम बायोडाटा तैयार करें। कैंपस भर्ती में आयोजित की जाती है, तो कैंपस भर्ती जो होती है ये आपका आईटीआई में आयोजित किया जाता है। आपके बायोडाटा में कौन सी जानकारी कम महत्व रखती है, तो देखिए आपके बायोडाटा में जो जानकारी कम महत्व रखता है वो रहता है आपका एक्सपेक्टेड सैलरी, अपेक्षित वेतन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोगों के साथ अच्छी तरह जुड़ने की क्षमता क्या है, तो देखिए लोगों के साथ अच्छी तरह जुड़ने की जो क्षमता होती है यह आपका इंटरपर्सनल स्किल होता है। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन है, प्रतीक्षा करने और शांत रहने की क्षमता है, तो देखिए प्रतीक्षा करने और शांत रहने की जो क्षमता होती है ये आपका पेशेंस है, आपका पेशेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। समय की पाबंदी का अर्थ क्या है, देखिए समय का पाबंदी का अर्थ होता है समय पर होना, बीइंग ऑन टाइम, समय पर होना। जब आप अपने सहपाठी से कलम उधार लेते हैं आपको क्या कहना चाहिए, तो क्या आप कृपया मुझे एक पेन दे सकते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है कि मैग्निफिकेंट, शार्प, लेंदी, ब्राइट यह सब किसके उदाहरण हैं, तो ये सब जो उदाहरण हैं दोस्तों यह सब हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड के उदाहरण। टेबल, तार, सॉकेट,
केबल, हथौड़ा, कील, ये सब क्या हैं? तो ये सब हैं जो दोस्तों आपके नेमिंग वर्ड हैं। 60 का तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कामा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, यह सब किसका उदाहरण है? तो कामा, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क, ये सब दोस्तों जो उदाहरण है, ये सब उदाहरण है दोस्तों आपका पंक्चुएशन मार्क का। यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा पंक्चुएशन मार्क। 62 नंबर क्वेश्चन, जब आप किसी विषय पर चर्चा आरंभ करते हैं तो आप क्या कहते हैं? तो जब आप किसी विषय पर चर्चा आरंभ करते हैं तो वहाँ पर हम लोग करते हैं लेट अस डिस्कस, आइए चर्चा करें। अपने बॉस को संबोधित करते समय आपको क्या होना चाहिए? तो देखिए अपने बॉस को संबोधित करते हुए आपको यहाँ पर फॉर्मल होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 64 नंबर का कि आपसे अनुरोध है कि किया गया कार्य को सोमवार तक पूरा करें। यह किसका उदाहरण है? यह उदाहरण है दोस्तों आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन का। गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन और आई कांटेक्ट, यह सब किसका उदाहरण है? तो गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन और आई कांटेक्ट, यह सब दोस्तों जो उदाहरण है, यह है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। 66 नंबर क्वेश्चन है नमस्ते, आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, यह सब किसका उदाहरण है? तो यह सब उदाहरण इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। 66 के यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन, इन वाक्यों को उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों से पूरा करें। तो यहाँ पर द रोड इन माई टाउन आर इन, यहाँ पर हो जाएगा आपका गुड कंडीशन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन है कि उचित वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य को पूरा करना है। तो यहाँ पर देखिए है देयर इज ए, यहाँ पर हो जाएगा गुड, यहाँ पर हो जाएगा 68 का, यहाँ पर गुड नहीं, यहाँ पर आएगा ब्यूटीफुल। तो देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन विथ लवली फ्लावर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि देयर इज ए, यहाँ पर हो जाएगा क्या भरा जाएगा, ये आपसे पूछा गया, ये हो जाएगा बिग प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस हो जाएगा। ठीक है। तो देयर इज ए बिग प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों को से आप वाक्य को पूरा करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा देयर आर, यहाँ पर हो जाएगा स्पेसियस अपार्टमेंट इन माई नेबरहुड, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को उचित शब्दों से भरें ताकि एक सार्थक वाक्य बन सके। यहाँ पर हो जाएगा द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, द प्रिंसिपल आस्क हिम टू शो हिज हॉल टिकट फॉर CTS एग्जामिनेशन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर है कि रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरे ताकि एक सार्थक वाक्य बन जाए। तो टेल अस अबाउट ए डिफिकल्ट सिचुएशन यू हैव, यहाँ पर हो जाएगा फेस एंड हाउ यू मैनेज टू कम आउट ऑफ इट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर उचित वर्णनात्मक शब्दों से भरना है। तो देयर इज ए फैक्ट्री इन द एरिया इज पोल्यूटेड, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि देयर इज वाटर स्कार्सिटी इन लोकेलिटी, द एरिया इज हो जाएगा यहाँ पर ड्राई। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है उचित वर्णनात्मक शब्दों के साथ भरना है। द ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरिया इज डिफिकल्ट एज द रोड आर अनइवन, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कंप्लीट होता है। जिनको PDF लेना है टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।